मेरा नाम मुश्ताक है। मैं खानेवाल शहर का रहने वाला हूँ। मेरे घर के करीब एक छोटा सा बाजार था, जहाँ आजकल लोगों का बड़ा रश लगा होता था, क्योंकि बकरा ईद में से कुछ दिन बाकी रह गए थे। मैं बाजार से गुजरा तो सोचा, बकरा ईद आने वाली है, क्यों ना बीवी के लिए खूबसूरत सी चूड़ियां खरीद लूं। बीवी भी खुश हो जाएगी। बाजार में सभी लोग मुझे जानते थे, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल करीब था। मैं एक दुकान पर खड़ा चूड़ियां देख रहा था, तभी एक आदमी मेरे गिरेबान को पकड़कर मुझ पर चिल्लाने लगा। मैं घबरा गया था, क्योंकि लड़का अच्छा खासा तगड़ा था। मैंने कहा कि भाई क्या हुआ है, कोई गलती हो गई मुझसे। उस लड़के ने सब बाजार वालों को इशारा किया। फिर तो सभी लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। वहां और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मुझे जानते थे, मगर कोई भी मुझे बचाने के लिए आगे नहीं आया। सब लोग चुपचाप तमाशा देखने में मसरूफ थे। बिलाखिर दुकानदार ने थक कर उन सबको मना किया कि मेरी दुकान के आगे ये तमाशा मत लगाओ, जाओ कहीं और जाके इसे सबक सिखाओ। मेरा पूरा बदन बुरी तरह से दुख रहा था, जबकि वहां सब लोग मुझे तहकीर आमेज नजरों से घूर रहे थे। मैंने बिलाखिर चिल्लाकर पूछा कि मेरा कसूर क्या है, उन लोगों ने मुझे बिला वजह क्यों मारा है। फिर वही नौजवान जिसने मुझे मारने का इशारा किया था, मेरे करीब बैठकर बोला कि आइंदा अपने घर वालों को संभाल के रखना, वरना अगली बार तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार जब वहां बैठे बैठे मुझे काफी देर हो गई और मुझे मेरी बीवी का ख्याल आया, तो मैं घर की जानिब बढ़ा। सामने ही मेरी बीवी सुरैया बोलती हुई किचन से बाहर आई और मुझे डांटने लगी कि मुश्ताक, तुम अचानक बिना बताए ही कहाँ चले गए थे। मैं कब से तुम्हें घर में ढूंढ रही थी, मगर उसने एक मर्तबा भी मुझसे नहीं पूछा कि ये चोटें कहाँ से लगवाई हैं या कहीं गिरे थे। मैं चुपचाप कमरे की जानिब चला गया और हाथ मुंह धोकर वापस किचन में आया। किचन में बिरयानी और कबाब बने हुए थे। शायद कोई मेहमान आने वाला था, लेकिन मुझे उस वक्त किसी मेहमान से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने खुद ही डीठ बनकर बीवी को बोला कि मोहल्ले के लोगों ने मुझे बिला वजह मारा है। उसने एक पल के लिए मुझे हैरत से देखा, मगर दूसरे ही लम्हे वो वापस अपने काम में मसरूफ हो गई और बोली, तुम ना ऐसी उल्टी हरकतें किया करो, जब तुम बाज नहीं आओगे तो लोग तो मारेंगे ही ना। मैंने हैरान होकर कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। सबसे पहले मुझे नवीद ने पकड़ा था मारने के लिए। तुम उसकी बीवी के पास मेरे मारने की शिकायत लेकर जाओ। मगर मेरी बीवी बहुत मसरूफ थी। कहने लगी, मुझे यकीन है तुम्ही ने कोई हरकत की होगी, वरना किसी को क्या पड़ी है तुम पर हाथ उठाता फिरे। चलो जाओ, अब काम पर नहीं जाना तुमने। बीवी के अंदर से साफ पता चल रहा था कि वो मुझे वहां से टालना चाह रही थी। जब उसने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो मेरा वहां खड़े रहने का कोई जवाब नहीं था। मैं कमरे में आ गया और वर्कशॉप वाले कपड़े जेब तन किए, जख्मों पर दवा लगाई और घर से निकल गया। मेरा जिस्म शदीद दुख रहा था, मगर मैं काम से छुट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि एक दिन की छुट्टी का मतलब था एक दिन की पूरी तनख्वाह से हाथ धो बैठना। मेरा दिल उस वक्त बहुत दुखी था। मैंने वर्कशॉप पर जाने के लिए उल्टे रास्ते का इंतखाब किया था, ताकि बाजार वालों की नजरों से बचकर दुकान तक पहुंचूं। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, बल्कि मोहल्ले के बुजुर्ग तो अपने बच्चों को मेरी मिसालें दिया करते थे कि कैसा नेक बच्चा है, इतनी छोटी उम्र में इसके वालिदैन इस दुनिया से चले गए। पहले इसने अपनी दोनों बहनों की शादी की और फिर अपना घर बसाया। खुदा ऐसी नेक और अच्छी औलाद सबको दे। लेकिन जो कुछ आज मेरे साथ हुआ था, पूरे मोहल्ले में हर एक की जुबान पर उस वक्त मेरा ही जिक्र होगा। चाचा सलामत, जिसे मैं सबसे अच्छा लगता था, बल्कि वो तो हर बकरा ईद पर मुझे नए कपड़े भी बनवा कर दिया करते और मेरी तारीफ भी करते नहीं थका करते थे। आज वो भी चुपचाप मेरी मार का तमाशा दिख रहे थे। हालांकि वो चाहते मुझे मार से बचा भी सकते थे, लेकिन वो भी खामोश तमाशाई बने एक जानिब खड़े थे। सिर्फ चाचा सलामत ही नहीं, बल्कि पूरा मोहल्ला और बाजार वाले मेरे लिए एक खानदान की मानित थे। वो दिन मेरी जिंदगी का अजियतनाक दिन था। बात अगर बाजार वालों की होती, फिर भी मेरी जात को कोई सबर आ जाता, मगर मेरी अपनी बीवी ने ही तवज्जो नहीं दी। उल्टा मुझ पर ही इल्जाम ठहरा दिया कि जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, वरना लोग तुम्हें क्यों मारते फिरेंगे। मैं उसे भी कुछ नहीं समझा पाया था। सिर्फ दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा कि ऐसे अचानक से सबका रवैया क्यों बदल गया है। पहले तो सब लोग मुझसे प्यार करते थे,
इन्हीं सोचों में गर्क में वर्कशॉप पर पहुंच गया। वहां भी सब लड़के मुझे देखकर खामोश रहे थे। मैं समझ गया था कि मेरी मार वाली बात यहाँ तक भी पहुंच गई है। मेरे मोहल्ले के दो लड़के वहां काम करते थे और हम इकट्ठे ही वर्कशॉप आया जाया करते थे, लेकिन आज के वाक्य के बाद वो दोनों मुझे छोड़कर खुद ही पहुंच गए थे। ये सब देखकर मेरे दिल को एक नया धचका लगा था। खैर, मैं चुपचाप वर्कशॉप का काम करने लगा। शाम को घर वापस आया तो बीवी का रवैया भी ठीक नहीं था। उसने वापसी पर मुझे रोटी भी नहीं पूछी। बिल आखिर जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो मैं खुद ही किचन में चला गया। उस वक्त मुझे याद आया कि आज तो बिरयानी और कबाब बने हैं, मगर जब बर्तन देखे तो मैं हैरान हो गया। खाली देगचियां मुझे मुंह चिढ़ा रही थी। बीवी से खाने का पूछा तो वो बोली, जाओ तंदूर से अपने लिए रोटी ले आओ और अचार के साथ खा लो। मैंने हैरानी के आलम में पूछा कि जो खाना दोपहर को बना था वो कहाँ है। इस बात पर बीवी को ताव चढ़ गया। वो चिल्लाकर बोली कि अब क्या हर चीज का हिसाब किताब देना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बीवी को बताना चाहता था कि मैं हिसाब नहीं मांग रहा, सिर्फ अपना हिस्सा पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए भी तो खाने को कुछ रखा होगा। मगर बीवी के तेवर देखकर मैंने मजीद कुछ भी बोलने का इरादा मुलतवी कर दिया था और मैं चारपाई पर आकर भूखे पेट ही लेट गया। आज का दिन बहुत परेशान कुन था। मैंने सुबह से लेकर अब तक के तमाम वाकयात को सोचा तो मुझे महसूस हुआ कि इन सब वाकयात में एक चीज यकसा है, और वो ये कि हर कोई मुझे तहकीर आमेज नजरों से देख रहा है। सबका रवैया तंज वाला है, जबकि बीवी का रवैया ऐसा नहीं है। वो शायद मुझसे कुछ छुपा रही है। तकरीबन आधी रात तक मैं सोचूं के इसी झंबेले में रहा, मगर हालातों वाकयात का कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आ रहा था। जहां मुझसे कोई गलती हुई हो मैं तो हर कदम फूंक फूंक कर रखा करता था। जब से अम्मी और अब्बू फौत हुए थे मैं बिल्कुल संजीदा हो गया था। बिला वजह गलियों में खड़ा होकर लड़कों की तरह बातें नहीं बिगाड़ता था या किसी को तंग भी नहीं करता था। अपनी उम्र के लड़कों से मेरी कभी भी दोस्ती नहीं हुई थी, बल्कि ये कहा जाए कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं था तो बेजा ना होगा। मैं अपने आप में मगन रहने वाला लड़का था। अलबत्ता मोहल्ले में सबके बेहद काम आता था। मुझे अपनी खूबियों का इल्म था, लेकिन आज अपनी इस खामी को मैं तलाश कर रहा था जिसकी बदौलत पूरे मोहल्ले और बाजार में मैं बदनाम हो चुका था। पूरी रात में इसी परेशानी में रहा, मगर उस वक्त मेरा कोई भी ऐसा हमदर्द नहीं था जो मेरा दर्द समझ सकता। सारी रात मेरी आंखों से रब के सामने खामोश आंसू बहाते हुए गुजर गई। बस मेरी यही दुआ थी कि जो भी बात है खुलकर मेरे सामने आ जाए। मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता, और शायद मेरी वो दुआ उसी रात कबूल हो गई थी, क्योंकि जब मैं अगले रोज घर से निकला तो चचा सलामत ने संजीदगी से मुझे पुकारा था। पहले वो बड़ा खुश होकर मुझसे बात किया करते थे, मगर इस वक्त उनके चेहरे पर फैली संजीदगी में दूर से ही देख सकता था। उनके करीब जाकर मैंने सलाम किया और कहा कि चचा कोई काम था क्या। चाचा सलामत मुझे एक साइड पर ले गए और बोले कि पुत्र अपनी माँ को समझाओ कि वो ऐसा ना करे। मोहल्ले वाले बातें करते हैं और अब तो बाजार में भी तुम्हारी माँ की बड़ी बदनामी हो रही है। चचा की ये बात सुनकर मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। शायद चचा को नहीं पता था कि मेरी माँ तो कब की मर चुकी है। यही सोचकर मैंने कहा कि चाचा मेरी माँ तो कब की मर चुकी है, अब मैं उसे कब्र में जाकर समझाऊं क्या। लेकिन चाचा ने उससे आगे मुझे मजीद कुछ भी नहीं बोलने दिया और कहा कि जा तू अपना काम कर, हम बूढ़े तो बकवास करते हैं ना, तुम जवान लोगों को लगता है कि अपनी मनमानी करते फिरोगे। मैं तो सिर्फ तुझे समझा रहा था। मुझे लगता था कि तेरी माँ ही पागल है। अरे तू तो उससे भी बड़ा पागल बना घूम रहा है। चचा को एकदम से गुस्सा चढ़ गया था और वो मेरी कोई भी बात सुनने पर रजामंद नहीं थे। उनसे मजीद कोई बात करना मैंने मुनासिब ना समझा और मैं काम पर चला गया। शाम को लौटा तो आज फिर बाजार वाले मुझे गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्हीं में चाचा सलामत भी खड़े थे, जो मुझे देखते ही निगाहें मोड़ गए। लोगों के भीड़ में से नवीद आगे बढ़ा और मेरे कंधों पर दबाव डालते हुए बोला कि देख मुश्ताक, मैं आखिरी बार पूरे मोहल्ले और बाजार की जानिब से तुझे समझा रहा हूँ, अपनी माँ पर काबू रख, वरना अगर हम बेकाबू हो गए तो उस पागल को पागल खाने भेज देंगे।
अब मुझे अजीब लगने लगा, क्यों ये सब लोग ऐसी झूठी बातें कर रहे हैं। मेरी माँ तो कब की मर गई थी, फिर ये लोग मेरी किस माँ का जिक्र कर रहे थे। मैंने तहम्मुल से कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम सबको क्या गलत फहमी हुई है। जो औरत तुम्हें तंग कर रही है वो मेरी माँ नहीं है। ये कहते हुए मैंने चाचा सलामत को देखा था कि जो शायद लाहौल वाला कुव्वता पढ़ते हुए अपना रुख ही मेरी जानिब से मोड़ चुके थे। मेरी बात पर नवीद ने एक जोरदार मुक्का मेरे मुंह पर रसीद किया और बोला कि तेरी माँ ने यहाँ सबको नाच नचवाया हुआ है, पूरे बाजार में बदनाम हो चुकी है और तुझे पता ही नहीं। देख भाई, अगर यही सब तुम लोगों ने करना है तो इस मोहल्ले से निकलो अभी। 2 साल नहीं हुए तुम लोगों को यहाँ आए और कैसी अजीब हरकतें करते फिर रहे हो। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, मगर मैं जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता था। मैं बगैर कोई जवाब दिए घर की जानिब बढ़ गया था। पीछे से एक और लड़का बोला, मुश्ताक, बांध के रखना अपनी माँ को, और अगर हमने बांधा तो दुनिया देखेगी। मगर मैं चुपचाप उसे कोई भी जवाब दिए बगैर घर चला गया। आगे गया तो आज बीवी फिर किचन में खड़ी पकवान बना रही थी। मैं पहले ही गुस्से में था। मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और यहाँ सबको अपने चटखारों की पड़ी है। मुझे तो इसमें से एक चावल भी नसीब नहीं होता। पता नहीं दुनिया पागल हो गई है या मेरा दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। मुझे कमरे में बैठे बामुश्किल 15 मिनट ही हुए थे जब बीवी जल्दी से आई और बोली कि यहाँ क्या कर रहे हो, आज वर्कशॉप में ओवर टाइम नहीं लगाना। मुझे बहुत शदीद गुस्सा चढ़ा कि मैंने बीवी से कहा कि मैं अपने चेहरे पर टकोर कर रहा हूँ, मगर तुम्हें सिर्फ पैसे की पड़ी है। इतनी परवाह है तो खुद कमा लिया करो। मेरी बीवी रोने लगी तो मैंने खुद को पुरसुकून करते हुए कहा कि ओवर टाइम नहीं लगा, आज वर्कशॉप बंद है, मालिक दूसरे शहर गया है। मेरी इस बात पर मेरी बीवी एकदम से परेशान हो गई और बोली, अच्छा बाहर जाओ तो दरवाजा बंद करके जाना। मगर मैं भी फौरन से बोला कि मैं थक गया हूँ, आराम करूंगा। मेरे जवाब पर वो बेचैन होकर कमरे से बाहर निकल गई। मुझे उसकी बात पर तफ्तीश होने लगी है। ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे बाहर भेजने को इतनी बेताबी का मुजाहिरा कर रही है। मैं अभी यही सोच रहा था जब बीवी दूध का एक गर्म गिलास लेकर आई। बोली, तुम थक गए हो तो दूध पी लो, सुकून मिलेगा। मुझे दूध की बहुत तलब हो रही थी। मैंने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। अगले कुछ ही देर में मेरी रगों में सुकून उतरने लगा तो मैं सो गया। मुझे ऐसे मजे की नींद आई कि अगले दिन 10 बजे मेरी आंख खुली। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतनी देर में कैसे सो गया। मैंने बीवी से पूछा तो वो बोली कि तुम थके हुए थे, ऐसे कभी कभार हो जाता है। खैर, मैं नहा धो के वर्कशॉप चला गया, मगर वहां मेरे लिए एक कयामत तैयार खड़ी थी। वर्कशॉप के मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया था। मैंने हैरान होकर पूछा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। वर्कशॉप का मालिक बोला कि जो कुछ तुम्हारी पागल माँ कर रही है, अगर तुम उसे नहीं संभाल सकते तो मेरी दुकान क्या संभालोगे। मुझे यकीन था कि ये बात मालिक को मोहल्ले के लड़कों ने बताई होगी। मैं उसे यकीन दिलाने की खातिर बोला कि मालिक, मेरी माँ तो कब की मर गई है, ये सब झूठ बोलते हैं। ना जाने किस पागल औरत ने इन्हें मेरा नाम बताया है। प्लीज उसकी खातिर मुझे नौकरी से ना निकालें। मगर मेरी किसी बात का असर भी उस शख्स पर नहीं हुआ था। मैंने उसे मजीद कुछ ना कहा और घर की तरफ चल पड़ा। घर गया तो मेरी बीवी फिर किचन में पकवान बना रही थी। ना जाने वो किन मेहमानों को खिलाती थी, क्योंकि आज तक मैंने तो उस घर में अपनी बीवी और खुद के अलावा किसी को फिरते नहीं देखा था। आज मेरा बीवी से कोई बहस करने का इरादा नहीं था। मैं कमरे में चला गया। 5 मिनट बाद मेरी बीवी गर्म दूध का गिलास ले आई, जिसे पीते ही मैं सो गया था। फिर मेरी आंख अगले रोज ही खुली। अब मुझे शक हो गया, जरूर मेरी बीवी ने दूध में कुछ मिलाया था। मैंने पास पड़ा दूध का गिलास उठाकर देखा तो उसमें वाकई कोई चीज मिक्स की गई थी। शायद नींद की दवाई थी, लेकिन मेरी बीवी ऐसा क्यों करेगी। मेरे दिल में शक का चोर बैठ चुका था। मैं घर से बाहर निकल आया तो एक औरत मुझे देखकर बुलाने लगी और बोली, अपनी माँ को बांध कर क्यों नहीं रखते, तुम कैसे लोग हो। मेरी बेटी घर से भागी है और तुम्हारी माँ की वजह से ही ऐसा हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गया था। अब तो सारे बाजार वाले मुझे गिला देते थे। मैं घर वापस आकर चारपाई पर लेटकर इस सारे किस्से पर गौर करने लगा, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने पर भी मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, सिवाय बीवी की हरकतों के। वो एक हफ्ते से काफी सारा खाना बनाने लगी थी
और दूसरा ये कि वो मुझे दूध में नींद की दवाई मिलाकर दे रही थी। जरूर कोई न कोई बात थी जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। बीवी को आजकल मेरी परवाह भी नहीं थी, मेरे मामले में बिल्कुल बेहिस हो चुकी थी। मैं ऐसे ही लेटा हुआ अपनी सोचों में गर्क था जब मुझे बीवी की चीखें सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर बीवी को ढूंढने लगा, फिर अचानक से मेरी नजर स्टोर पर पड़ी और उसका ताला खुला हुआ था। पूरे घर में बाहर स्टोर वो कमरा था जहां मेरी बीवी मुझे नहीं जाने दिया करती थी। मैं जैसे ही उस खुले दरवाजे से अंदर गया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मोहल्ले की जवान लड़कियां दीवार के साथ लगकर बैठी थी और सामने मेरी बीवी चेहरे को निकाब में छुपाए अपने हाथ थामे रो रही थी। उसने अपने सामने आग जलाई हुई थी, जिसमें घी डालते वक्त आग उसके हाथ को पकड़कर जला देती थी। मैंने जल्दी से उसे संभाला तो तब तक वो लड़कियां मुझे देखकर सरगोशियां करने लगी। बीवी मुझे बार बार कमरे से बाहर जाने का बोल रही थी, मगर मैं ये सब देखकर दंग रह गया था। वहां अजीबोगरीब चीजें पड़ी थी जिन्हें दूर से देखकर ही पता चलता था कि वो काले जादू के लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया गया कमरा है। मुझे देखकर लड़कियां स्टोर के पीछे के दरवाजे से भागने लगी तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बोला कि बताओ ये सब क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो सबके वालिदैन को यहाँ बुला लूंगा। मेरे चीखने पर बीवी ने मुझे चुप रहने का कहा, मगर उस वक्त शदीद गम से मेरा दिल जल रहा था। मैं चुप रहकर मजीद अपनी कोई बेइज्जती मोल नहीं ले सकता था, इसलिए बेहतर था जो भी फैसला हो अभी इसी वक्त हो। जब कोई लड़की बोलने को तैयार नहीं हुई तो मैंने उन्हें धमकी दी कि अभी तुम सबके वालिदैन को बताता हूँ कि तुम घर से भागकर यहाँ छुपी हो और पुलिस को भी इत्तला करता हूँ। अचानक एक लड़की रोने लगी और बोली कि मेहरबानी करके किसी को मत बताइए, वरना हमारी बदनामी हो जाएगी। मैंने बदनामी वाली बात पर उसे घूर कर देखा और कहा, अच्छा पहले मुझे ये सारा वाक्य बताओ। जबकि मेरी बीवी बार बार निकाब में अपना सर नफी में हिलाकर उसे रोक रही थी। मैंने बीवी को अपनी पुश्त पर कर लिया था। वो लड़की सहमी हुई बताने लगी कि ये औरत हमारे घरों में आती है और इसने बताया है कि वो तुम्हारी माँ है। हमारी माओ ने इसकी बहुत कदर की, लेकिन इसने हम सबको कहा कि अगर लोग कोई दुआ कबूल करवाना चाहते हो तो मेरे घर शाम के वक्त आ जाना। मैं तुम लोगों को ऐसा अमल बताऊंगी कि जो चाहोगे वो हो जाएगा, यहाँ तक कि जिससे शादी की ख्वाहिश रखती हो वो भी पूरी हो जाएगी। हम सब लड़कियों की बहुत ही ख्वाहिशात थी। बस फिर क्या था, शाम को अपनी अम्मी से पूछकर हम इधर आ गई और ये औरत कोई चिल्ले चिल्ले काटने लगी। इसने काले जादू से ऐसा अमल किया कि अगले दिन ही हमारे घरों में हमारे पसंद के लड़कों के रिश्ते आने लगे जिन्हें हम पसंद करते थे। हमारा इस पर यकीन बढ़ गया और हम अक्सर रोज शाम को यहाँ आ जाते। एक रोज मेरी अम्मी को इल्म हो गया कि मैं काले जादू का कोई चिल्ला काट रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और मना किया कि आइंदा यहाँ नहीं जाओगी। मगर मेरी बहुत ही ख्वाहिशात थी जो अभी अधूरी थी। तभी मैं घर से भाग गई और यहीं पर बाजी के पास रहने लगी। मैं भागी तो पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि मुश्ताक की माँ लोगों की बेटियों को घरों से भगाती है और इस औरत ने मुझे यहीं पर रखा हुआ था। मुझे एक हफ्ता हो गया है, मेरे साथ दो लड़कियां और भी भाग आई हैं। मेरे सर में धमाके होने लगे थे। मेरी बीवी के ऐसे घिनौने खेल की सजा मुझे मिल रही थी। मेरी बीवी मुझसे उम्र में बड़ी और मोटी भी थी, तभी सब लोग उसे मेरी माँ समझ बैठे थे। वो तो पहले भी तलाक याफ्ता थी। मैंने तो नेकी की नीयत से उससे शादी की थी। मैंने उसी वक्त बीवी से पूछा कि क्यों किया ये सब तुमने, क्या मेरी कमाई में कोई कमी रह गई थी। जब वो बोली तो उसका जवाब सुनकर मेरा दिल किया कि अभी जमीन फटे और इसमें मैं समा जाऊं। उसने बताया कि उसे मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तो मुझे इस्तेमाल करने के लिए मुझसे शादी की थी। उसे अपने लिए मेरे जैसा कोई मुहाफिज चाहिए था जो ज्यादातर अपने काम में मगन रहे। मेरी बीवी ने अफसुर्दगी से बताया तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उसी वक्त जाकर मोहल्ले वालों और बाजार वालों को सारी हकीकत बता दी। उन्होंने अगले 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को बुलवाकर मेरी बीवी को उसके हवाले कर दिया। वो लाख रोकती रही, मुझसे मदद की भीख मांगती रही, मगर मैं भी पत्थर दिल बनकर खड़ा रहा। शायद मेरा दिल भी पिघल जाता, मगर उस औरत ने मुझे और मेरी मरहूम शुदा माँ को बहुत बदनाम किया था। मेरी माँ को कितने लोगों ने बुरा भला कहा था और मोहल्ले की बहुत सारी मासूम लड़कियों को भी गुमराह करके दीन से खारिज करवाने की कोशिश की थी। मगर अब मैं इस औरत की मजीद ढाल नहीं बन सकता था।
मैंने उसे सबके सामने तलाक दे दी थी। पुलिस के जाने के बाद मैंने पूरे मोहल्ले से माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं ऐसी कोई बात नहीं जानता। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे ही घर में ऐसा ईमान से खारिज करने वाला अमल किया जा रहा था, लेकिन गलती आप लोगों की भी थी। आप सबने मुझे हकीकत बताने के लिए बस यही कहा कि तुम्हारी पागल माँ है और उसे बांध कर रखो, जबकि मेरी माँ तो कई साल पहले मर चुकी है और आप सबको मेरी बात पर यकीन ही नहीं आता था। और आप में से एक शख्स ने भी मुझे सही बात नहीं बताई, सिर्फ मुझ पर हाथ उठाने में जोर दिया। अगर मैं कहीं रास्ते में नजर आ जाता तो बेइज्जत कर देते। आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको आपकी बहनें और बेटियां वापस मिल गईं। असल नुकसान तो मेरा हुआ है। मेरी मरहूम माँ को आप सबने कैसे कैसे लफ्जों से पुकारा। मजीद उस पर ये कि आप लोगों ने गली चौराहे और बाजार हर जगह मुझे मार पीट कर गालियां देकर अपना गुस्सा निकाला। खैर, मुझे माफ कर दें, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आइंदा आप लोगों को दिखाई नहीं दूंगा। मेरी बात पर सब लोग बहुत शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने चंद दिनों में ही अपना मकान फरोख्त कर दिया और अब मैं दूसरे शहर आ गया हूँ और अभी मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है।